खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक। आज की हमारी वीडियो, हमारे एक श्रोतागण ने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि ताऊ जी, आर्य लोग कौन थे और वो कहाँ से आए थे और ये सरस्वती नदी कहाँ थी। इसलिए मैं आर्य लोग कहाँ से आए थे और इस बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आर्य लोग कौन थे। आर्य लोग वो लोग थे जो मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से भारत के अंदर आए। कब आए? लगभग 1500 BC पहले, यानी आज से 3500-3000 साल पहले वो भारत के अंदर आए थे। और वो ग्रुप के अंदर आए थे, एक साथ नहीं आए सारे, बल्कि ग्रुपों में आए थे, कबीले आए थे। वो पेस्टोरल लोग थे, पशु चरान उनका मुख्य धंधा था, लेकिन वो कुछ खेती भी कर लेते थे। और जो नहीं वो आकर के इंडिया के अंदर सबसे पहले जो नहीं सप्त सिंधु जिसको कहते थे, 7 नदियों का प्रदेश, जिसमें जो नहीं दरियाए सिंध था और जो नहीं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज थे। और 7वीं नदी सरस्वती नदी कहते हैं। ये सरस्वती नदी के बारे में हम बताएंगे। हमारे हिस्टोरियन तो कहते हैं कि सतलुज नदी और सरस्वती नदी के बीच के इलाके को ब्रह्मावर्त कहते थे और यहीं पर वेद लिखे गए थे और ये हरियाणा में बहती थी। लेकिन आजकल के इतिहासकार जो नहीं वो ऐसा लिखते हैं, जैसे ये टोनी जोसेफ ने किताब लिखी है आरंभिक भारतीय, अर्ली इंडियंस। तो इसमें वो भारत के अंदर कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे आए, इस बारे में बताते हैं। वो सरस्वती नदी के बारे में बताते हैं। और वो ये कहते हैं सरस्वती नदी जो नहीं वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। और वो हेलमंड नदी है, काफ़ी बहुत बड़ी नदी है हेलमंड नदी, अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान से ईरान बहती है जाती है। और हेलमंड जो नहीं वो एक झील भी है, उसके अंदर गिर जाती है। उसकी एक सहायक नदी है हरहावती। और जो नहीं वो जो करेक्टरिस्टिक सरस्वती नदी की वेद के अंदर बताई गई हैं, ऋग्वेद के अंदर, कि वह चट्टानों को, पहाड़ों की चोटियों को तोड़ने वाली है, सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ है और बहुत तेज़ गति से चलती है, 12 मासी नदी है। तो और ईरानी भाषा के अंदर हम ये कहते हैं है और सह, है सह बन जाता है। जैसे हम कहते हैं सिंधु दरिया, वो कहते हैं इंदु दरिया। हम कहते हैं सप्त सिंधु, वो कहते हैं हस्त हिंदू। तो ईरानी भाषा के अंदर सह का है बन जाता है। ईरानी लोग भी जो नहीं वो आर्य ही लोग हैं। ईरान मैंने आर्यन, इरियन कहते हैं, हम आर्यन कहते हैं आर्य, और हमारे प्रदेश को आर्यावर्त, और वो अपने आप को एरियन कहते थे और एरियन से ही ईरान बना है। इसलिए ये सारा इलाका जिसमें अफ़गानिस्तान और हमारा ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया, इस सब का DNA एक है। और ये सब जो ये आर्यन ब्रीड के लोग हैं, सब आपस में भाई हैं। ये तो धर्म के नाम पर, और पहले जो ये न देशों की बाउंड्री होती थी, लोग चलते रहते थे, आते रहते थे, बसते रहते थे, और न ये धर्म के इतने झगड़े थे उस समय। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि ये लोग कहते हैं यहाँ आर्यों के आने से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ये सच है कि सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ के ऊपर थी, जिसको आजकल हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहते हैं। ये हड़प्पा एक पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर एक शहर है जो रावी नदी के किनारे है। और जो मोहनजोदड़ो था माउंड ऑफ डेड बॉडीज, जो डेड भूतों का टीला, कि उसके ये मोहनजोदड़ो सिंध के अंदर है, वो भी पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ 1922 के अंदर खुदाई की गई थी। लेकिन आज के इतिहासकारों को कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। पढ़ाया तो अंग्रेज़ों ने हमें ये पढ़ाया कि आर्य लोगों ने यहाँ के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ लोग थे, वो उनका रंग काला था, उनकी नाक चपटी थी, ओठ मोटे थे, और उनको हराया। और वो शहरी लोग थे आर्य लोग, जो नहीं उनके पास घोड़े थे, और यहाँ के लोगों के पास जो नहीं बैल था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि कोई आपस में लोग कट के मरे हों, या जो है शहरों को आग लगाई हो, आग लगाने के निशान हो। बल्कि आज के इतिहासकारों ने ये बिल्कुल अब सिद्ध कर दिया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका जो है
खत्म होने का कारण बहुत बड़ा लंबा सूखा था। महासागरों में और पहाड़ों में परिवर्तन के कारण जो नहीं वो जलवायु बदल गया और यहाँ सूखा पड़ गया। और सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, जिसको पहले दजला और फरात कहते हैं। ये इराक के अंदर हैं और इराक के अंदर ही सबसे पहले पहिए की खोज हुई। इराक के अंदर ही सबसे पहले खेती शुरू की गई और ये नदियाँ दजला और फरात थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। इसी प्रकार मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के किनारे। और ये सारे लोग जो नहीं सेंट्रल एशिया से निकले हुए लोग थे। इनकी शकल सूरत और डीएनए मिलता जुलता है एक दूसरे से, तो इसलिए ये सारे भाई हैं, ये आर्यन ब्रीड के लोग हैं। तो इन तीन सभ्यताओं के पतन का कारण जो नहीं वो लंबा सूखा था, कम से कम 200 साल तक सूखा पड़ा है, ऐसा आज के इतिहासकार मानते हैं। और वैसे भी हम देखा जाए तो ये टोनी जोसेफ्स की किताब है अर्ली इंडियन, आरंभिक भारतीय, 2020 में उसने लिखी है, आप सबको पढ़नी चाहिए। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आदमी का विकास जो है नी वो सबसे पहले अफ्रीका के अंदर लगभग 3 लाख वर्ष पहले एक डेड बॉडी अफ्रीका के मोराको देश की एक गुफा में मिली है। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले मनुष्य का विकास अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था और वहीं से फिर एशिया, यूरोप और देशों में मनुष्य पहुंच गया। ये डेड बॉडी 3 लाख पुरानी थी और वहाँ से ऐसा भी कहते हैं एशिया में अफ्रीका से लगभग 70,000 साल पहले मनुष्य एशिया में आया। हमारे इस इलाके को साउथ एशिया कहते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान और ये इराक सब आते, साउथ एशिया के अंदर आया। और ईसा से भारत में लगभग 65,000 साल पहले जोनी अफ्रीका से आदमी आए। तो इस प्रकार से हम सब जोनी जो अफ्रीका से एक आदमी और एक औरत आए या वो एक ग्रुप आया, हम सब उसकी संतान हैं। और उसके डीएनए भी कुछ अब भी मिलते हैं हमारे इस पूरे साउथ एशिया के अंदर। इसी प्रकार से ये एक किताब है दी सैपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द वुमेनकाइंड, ये जो युवाल नोआ हैरारी ने लिखी है, वो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी हैं और जेरूसलम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये उनके आर्टिकल हैं। वो बताते हैं सेपियंस होता है वाइज मैन, कि जो बुद्धिमान कबीला था नहीं वही बचा। ये कोई ज़रूरी नहीं वो फिजिकल सबसे स्ट्रोंग हो, लेकिन बुद्धि में सबसे स्ट्रोंग था और हम उन सेपियन की संतान हैं। इसी प्रकार से जब धर्म आता है, सबसे बड़ा दुनिया का धर्म क्या है? ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है कि बाबा आदम और दादी ईव स्वर्ग के अंदर रहते थे, उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया और जो ने खुदा उनसे नाराज हो गया, उसने कहा जाओ ऐसे ही काम करने हैं तो जाओ धरती पर बच्चे पैदा करो और अपनी सृष्टि बचाओ। फ्रूट ऑफ नॉलेज का मतलब है नॉलेज ऑफ सेक्स। उन्होंने जो नहीं आपस के अंदर वो मिल गए, तो इसलिए उनको धरती पर भेज दिया और सारी सृष्टि उससे चली है। कुरान शरीफ के अंदर लिखा है कि बाबा आदम और दादी हव्वा, हम सब उनकी संतान है, इसलिए हम सब भाई हैं। और जो हिंदू शास्त्रों के अंदर लिखा है, दादा मनु ऋषि मनु थे और उनकी पत्नी थी शत्रुपा, उससे ये सारी दुनिया चली है। तो इस प्रकार अगर कहा जाए तो हम सब एक हैं। अब बात आती है डीएनए की। डीएनए के बारे में जो है नी इस किताब के अंदर ही टोनी जोसेफ आरंभिक भारतीय के अंदर पेज नंबर 140-41 के ऊपर लिखते हैं, ये लिखते हैं हिंदुस्तान में आमतौर से पाया जाने वाला R1A Z93 मध्य एशिया की स्टेपी के बहुत से नमूनों में पाया गया है। ये डीएनए का नाम है R1A। Z93 मध्य एशिया की स्टेपी के बहुत से नमूनों में पाया गया है, जो ईसा पूर्व 2500 तक के थे। दरअसल अगले अनुच्छेद में हम एक अध्ययन की चर्चा विस्तार से की गई है। उसके मुताबिक मध्य से परवर्ती कांस्य युग ईसा पूर्व 2000 और ईसा पूर्व 1400 के मध्य एशिया की स्टेपी में R1A Z93 की
आवृत्ति 68% तक थी। इसलिए हम इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि हिंदुस्तान की R1A-Z93 आबादी यूरेशियाई स्टेपी क्षेत्र से कहीं से आई थी। ये स्टेपी के मैदान है सेंट्रल एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, जिसके अंदर कजाकिस्तान है। कजाक लोगों ने सबसे पहले घोड़े को पालतू बनाया था कोई 4000 साल पहले। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़े की डेड बॉडीज नहीं मिलती, इसलिए ये भी सच है कि घोड़ा हिंदुस्तान के अंदर आर्य लोगों के साथ आया था। तो इसी प्रकार से डीएनए के आधार पर भी ये टोनी जोसेफ ये कहता है कि हम सेंट्रल एशिया से आए हैं। भाषा के प्रारंभिक संरक्षकों सामान्य तौर पर उच्च जातियों का विशेष रूप से ब्राह्मणों से संबंध रखते हैं। बहुत से अध्ययनों से बार बार यह दर्शाया है कि निचली जातियों की तुलना में ऊंची जातियों में R1A की प्रधानता बहुत अधिक है और ब्राह्मणों में अनुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसलिए जो हम देखते हैं वह एक विशिष्ट आनुवंशिक निशानी है जो इंडो यूरोपियन भाषाभाषी मुल्कों में प्रभावी है और जिसकी हिंदुस्तान में इंडो यूरोपियन भाषाओं की प्राचीनतम परत संस्कृत के प्रारंभिक रखवालों के बीच असाधारण रूप से बुलंद मौजूदगी भी है। ये कहता है कि ब्राह्मणों के अंदर जो है वो मध्य एशिया के लोगों का, आर्य लोगों का डीएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि हम आपस में लड़ते रहते हैं। कभी कहते हैं ओरिजिनल आर्यन जाट हैं, राजपूत कहते हैं हम हैं, दूसरे कहते हैं हम हैं, लेकिन कम या ज़्यादा, मात्रा तो कम ज़्यादा हो सकती है, हम सभी के अंदर आर्यन डीएनए पाया जाता है। ये टोनी जोसेफ सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार ये चार्ल्स एलन ने किताब लिखी दी आर्यंस द सर्च फॉर पीपल प्लेस एंड मिथ। पूरी आर्य लोगों के ऊपर, आर्य कब आए, कहाँ से आए, आर्य कौन थे। जो लोग भाई आर्य लोगों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं वो इस किताब को पढ़ें। और इसी प्रकार से द वंडर दैट वाज इंडिया, ए अल्बासन की किताब है। इसमें पहला चैप्टर ही जो नहीं आर्यन लोगों के बारे में है और वो भी लिखता आर्य लोग वो लिखता मैक्स मूलर का उदाहरण देता है। मैक्स मूलर जर्मनी का था और वो जो नहीं ऑक्सफोर्ड के अंदर प्रोफेसर था, बहुत बड़ा विद्वान था और उसने संस्कृत भाषा भी सीखी और संस्कृत इन शास्त्रों का जो नहीं वो संस्कृत के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। वो भी ये लिखता है कि आर्यन लोग जो नहीं मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से, जिसके अंदर ये सारे देश आ जाते हैं। कजाकिस्तान स्टेपी का मैदान जो 8000 किलोमीटर लंबा है चाइना से लेकर और पूरे यूरोप तक, और जो नहीं उसकी जिसमें कजाकिस्तान और रसिया के पार्ट्स आते हैं, वहाँ से निकलकर फिर जो नहीं आप ये देखोगे जहाँ भी ये स्थान मिलता है, तुर्क से तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेक से उज़्बेकिस्तान, कजाक से कजाकिस्तान, किर्गिज से किर्गिस्तान, तो ये अफ़गान से अफ़गानिस्तान, बलोचिस्तान, कुर्द एक जाति है जो जाटों से मिलती जुलती है, जिनकी औरतें खेतों में काम करती हैं, लेकिन आजकल उनके देश को तोड़ करके 4 देशों में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उससे पहले वो टर्की के हिस्सा थे, उन्हें 4 देशों में बांट दिया गया, ईरान, इराक, सीरिया और टर्की। वो भी जो नहीं उनका एक प्रदेश था कुर्दिस्तान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो नहीं आर्यन लोग जो नहीं ये सारे फैले हुए थे और इनका डीएनए लेकर ये मध्य एशिया से आए थे। और फिर भी कोई ज़्यादा भाई पढ़ना चाहता, कोसाम्बी ने भी जो नहीं आर्य लोगों का जिक्र किया है। इसी प्रकार ये दूसरी किताबें हैं हिस्ट्री की, ये MA और BA वगैरह में लगती हैं। तो ये आर्यों के बारे में था। अब हम बताते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी जो नहीं वैसे हमारे हरियाणा के लोग तो इसके अंदर हरियाणा सरकार ने फंड भी जारी किया है, बस सरस्वती कहाँ से बहती थी खोज करो, और वो हमारे हरियाणा में नदी बहती है घग्गर, और उस घग्गर नदी को पाकिस्तान में कहते हैं आकड़ा। पहले ये बरसातें ज़्यादा होती थी और रुकावटें कम थी, तो इसलिए इसका पानी पाकिस्तान तक जाता था और यह जाके सतलुज नदी में गिर जाती थी। पाकिस्तान के चोलिस्तान में जाती थी ये, जिसके अंदर बावलपुर रियासत वगैरह थी। और इस नदी के किनारे के अंदर बहुत से पुराने जो नहीं राखी गढ़ी जैसे इस तरह के पुराने किले और शहरों के खंडरात पाए जाते हैं। इसको सरस्वती नदी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के विद्वान नहीं मानते। इसी प्रकार वाराणसी के अंदर जो नहीं
त्रिवेणी कहते हैं, जिसके अंदर गंगा यमुना और तीसरी नदी कहते हैं सरस्वती अंडरग्राउंड बहती है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो नहीं वो पहाड़ों की चोटियों को तोड़ने वाली थी, 12 नदी थी। तो ये सब नदियां जो है नी, इसके केवल जो अफगानिस्तान के अंदर बहने वाली हरहावती नदी और हेलमंड नदी उसके अंदर मिलती हैं। और जो पेड़ पौधों का ऋग्वेद के अंदर जिक्र किया गया है, जैसे ईरान के अंदर ओम्मा कहते हैं नस्ली बूटी को, भारत में सोमा कहते थे आर्य लोग। और आर्य लोगों का प्रदेश जो नहीं सप्त सिंधु से उन्होंने आर्यवर्त बना लिया, जिसके अंदर जो नहीं पठान और हमारा खैबर पख्तूनवा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला पंजाब, इंडिया का पंजाब, यमुना तक का इलाका था। और जो नहीं इन सब का ये पेड़ पौधे जो नहीं वो, और जब नस्ली बूटियाँ, पेड़ पौधे, दवाइयाँ जो चित्रण प्रकृति का किया गया, वो सब अफगानिस्तान के मिलते हैं, न हरियाणा में मिलते हैं, न पंजाब में मिलते हैं। और ईरानी भाषा में जैसा कि मैंने बताया है का हिंदुस्तानी में सह हो जाता है। इसलिए आज के बोनोनी इसने टोनी जोसेफ ने पूरा की चैप्टर लिखा सरस्वती नदी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से भी सरस्वती नदी जो नहीं वो अफगानिस्तान में बहती थी। जो ऋग्वेद के अंदर वर्णन किया गया है वो सारे जो नहीं करेक्टरिस्टिक वो अफगानिस्तान में बहने वाली हेलमंड नदी और उसकी सहायक नदी हरहारवती नदी से बहती हैं। है का सह कर दे तो हरहारवती सरस्वती नदी बन जाती है। तो ये थी मोटी मोटी बातें जो मेरे शिष्य ने पूछी।